हमारे साथ एक क्रिकेट प्लेयर हैं। अब चूंकि मैं गुजरात में हूं तो आप सीधे सोचेंगे कि मैं रविंद्र जडेजा की बात कर रहा हूं, क्योंकि उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। लेकिन एक दूसरे क्रिकेट प्लेयर हैं जो क्रिकेट प्लेयर भी हैं, पॉलिटिक्स के भी प्लेयर हैं, हिमाचल के प्लेयर हैं और गुजरात में भी प्रचार कर रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से। वो युवा और खेल मामलों के भी मंत्री हैं। वैसे अनुराग जी, अब चूंकि मैंने रविंद्र जडेजा शुरू किया है तो एक कंट्रोवर्सी हो गई है, मैं वहीं से शुरू करता हूं। विपक्ष कह रहा है कि वो उन्होंने इंडियन जर्सी लगा दी है पोस्टर पे, तो वो तो भारत के लिए खेलते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो आप तो बीसीसीआई में भी रह चुके हैं, खेल मामलों के भी मंत्री हैं, आपको लगता है कि ये ऐसे निरा आरोप है या इससे बचना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये रविंद्र जडेजा एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और बहुत बड़े बड़े मैच जिताए भी, भारत को टूर्नामेंट भी जिताए और गुजरात का यानी देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया। मुझे नहीं पता कौन सी जर्सी कब लगी, मैंने देखा नहीं, इसलिए पे कमेंट करना कोई बहुत ठीक नहीं होगा। ये भी सच्चाई है कि रविंद्र जडेजा की धर्मपत्नी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है और वो कई वर्षों से अपनी तरफ से जन कल्याण के कार्य कर रही हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी तब भी कर रही थी, उसके बाद भी इसने करने शुरू किए। तो मुझे लगता है किसी एक फोटो के विवाद को लेकर कुछ लोग अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा की जो चमक भारतीय क्रिकेट जगत में है उसको कम से कम इस तरह से नहीं लाना चाहिए। चलिए अब रियल पॉलिटिक्स की बात कर लें, तो कहाँ से शुरू करूं, हिमाचल से कि गुजरात से? जहाँ से मर्जी। मैं तो देखिए, हिमाचल को मोदी जी अपना दूसरा घर मानते हैं, गुजरात उनका अपना घर है, तो जहाँ से आप शुरुआत करना चाहें पहले से। तो हिमाचल में क्या लग रहा है? पहले हिमाचल आपका स्टेट ही निकाल ले पहले। देखिए, हिमाचल की जनता ने वोट किया है और डबल इंजन की सरकार को वापस चुनने के लिए किया है। 5 वर्षों में हिमाचल ने देखा कि विकास क्या होता है। एम्स, पीजीआई, आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ट्रिपल आईटी, रेलवे लाइन, वंदे भारत एक्सप्रेस, 4 लेन एक्सप्रेस पे जनता ने ये सब देख लिया। आपके जो कैंडिडेट्स थे जो बागी खड़े हो गए, उनको शायद नहीं दिखाई है। जब इतना विकास होता है तो कईयों के अपने भी इच्छाएं जागृत हो जाती हैं चुनाव लड़ने की। प्रयास किए गए बहुत सारे लोगों को रोकने के, कुछ रुके, कुछ नहीं रुक पाए। मोदी जी को प्रयास करना पड़ा, लेकिन जनता कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के विकास पर मोहर लगाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री पद तक और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंच सकता है, एक स्वयंसेवक भी प्रधान सेवक बन सकता है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी को फोन करना पड़ा और वो कैंडिडेट भी ना बैठे, तो इसका मतलब टफ है वहाँ। हमारे हर चुनाव में पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता पूरी ताकत लगा के चुनाव लड़ता है। हम अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करते हैं। अब आप कहेंगे गुजरात में मोदी जी क्यों आते हैं, इतनी सभाएं क्यों करते हैं? अरे, गुजरात के लोगों का प्यार है, मोदी जी आते हैं। हिमाचल के लोग मोदी जी को चाहते हैं तो आते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पर क्या किसी ने बंदिश लगाई थी? क्यों नहीं आए? राहुल गांधी जी क्यों नहीं आए चुनाव में? सुकेश जी, हिमाचल का चुनाव हो गया, गुजरात का चुनाव हो गया, क्या मजबूरी है राहुल गांधी जी की चुनाव में नहीं आए? क्या हार का डर पहले ही सता रहा है कि नहीं आएंगे, या कांग्रेस की रणनीति है अब ले गए दूसरे या राजनीति है? आप ले गए मुझे दूसरे डायरेक्शन में, मैं कहीं और ले जाना चाहता था आपको। तो अब ये बताइए कि गुजरात में जीत ज्यादा आसान है या हिमाचल में? दोनों में बम्पर जीत होगी, रिकॉर्ड जीत होगी। गुजरात ज्यादा आसान कहाँ है? आसान कहीं नहीं होता। हर चुनाव बड़ा गंभीरता से लड़ा जाता है और हर चुनाव में पहले से ज्यादा वोट प्राप्ति और ज्यादा सीटें प्राप्त करने के लिए लड़ा जाता है और यहाँ पर भी हम आज तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज करेंगे गुजरात में। 27 सालों से अनुराग जी आपका शासन है। अब 27 साल बहुत लंबा वक्त होता है और लोग आजकल, आप जानते हैं, आप तो खुद ही युवा हैं, एस्पिरेशनल क्लास है, उसको नौकरी चाहिए। बहुत लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके पास हर सवाल के जवाब है कि आपके पास मोदी जी हैं, तो वो एक पॉपुलर नेता हैं। तो सिर्फ मोदी जी हैं या फिर कोई दूसरा एक कोई मॉडल भी है जो युवाओं के लिए है, उनके सपनों के लिए है? हम गुजराती भाजपा के साथी, ये गुजरात की गली गली में सुनने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पिछले 27 वर्षों में सुरक्षा, सुशासन, विकास और गरीब कल्याण भाजपा की पहचान। और
आज की पीढ़ी भी देखती है कि अगर 20 सालों में कोई दंगे फसाद नहीं हुए, शांति हुई, तभी तो जाके निवेश हुआ, तभी तो जाके विकास हुआ, तभी तो जाके रोजगार आया। नहीं तो पास लगते राजस्थान की हालत देखिए जहाँ कांग्रेस शासित है, हर दूसरे दिन वहाँ पे महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, किसी के गले काटने की घटना, फिर उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना होना, फिर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का सड़कों पर लड़ाई झगड़ा करना और कह देना ये तो गद्दार है, ये तो वैसा है। अब कल्पना कीजिए जिस राज्य में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के ऊपर ऐसे आरोप लगाता हो, क्या कांग्रेस का मॉडल कोई अपनाएगा? नहीं अपनाएगा। ये गुजरात में विकास का मॉडल, तभी तो कहते हैं लोग भाजपा राजमा गुजरात मजामा। चलिए, वैसे ये हर पार्टी में कई बार होता है। उमा भारती के ज़माने में एक बार भाजपा में भी हुआ था, कई बार ऐसा हुआ है। चलिए उसको छोड़ देते हैं। मैंने कहा बहुत विकास हुआ है और उस विकास की बात आप करते हैं, उसके दम पे आप चुनाव यहाँ लड़ते हैं। लेकिन आपको गोधरा दंगों की बात करनी पड़ती है। होम मिनिस्टर को ये कहना पड़ा कि 2002 में हमने सबक सिखा दिया। क्यों भाई? किसको सबक सिखाया था? देखिए 26/11 का हमला हो, किसने हाथ बांधे थे सोनिया गांधी जी के और मनमोहन सिंह जी के? क्यों नहीं कार्रवाई की? क्यों नहीं कार्रवाई की? 1984 के दंगों के बाद क्यों नहीं कांग्रेस ने कार्रवाई की? किसने कहा था? आगे कौन चाहता है कि दंगे हों? तो मैं पूछता हूं आपसे सुकेश जी कि आप चाहोगे कि दंगे हों? बिल्कुल नहीं, तय नहीं होनी चाहिए। नहीं होने चाहिए। तो यही हुआ कि 2002 के बाद कभी दंगे नहीं हुए। और यही गुजरात के विकास की कहानी है कि गुजरात में शांति है, सुरक्षा है, निवेश है, रोजगार स्वरोजगार है। राजस्थान की तरह 30% बेरोजगारी नहीं है। अच्छा, कहने का मतलब ये था कि दंगे नहीं हुए, और कुछ कहने का मतलब नहीं था, हिंदू मुसलमान करने का इरादा नहीं था। निश्चित तौर पर नहीं। देखिए जो दंगे हैं, आतंकवादी का कोई धर्म जाति नहीं होती। आतंकवादी दंगे ही है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। कानून ने अपनी कार्रवाई की और कानून व्यवस्था कैसे सुदृढ़ होती है ये गुजरात ने दिखाया है। सुरक्षा कैसे दी जाती है। देश के गिने चुने राज्य ऐसे होंगे जहां पर महिलाएं रात के 2-3 बजे भी अकेले स्कूटर पे जा सकती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही। ये तो बात क्या ऐसी सुरक्षा महिलाओं के लिए नहीं होनी चाहिए? तो हेमंता बिस्व शर्मा जो असम वाले आपके आजकल मुख्यमंत्री जो हैं, उनको क्यों कहना पड़ा कि नरेंद्र मोदी जैसा अगर नेता नहीं हो मजबूत तो देश में बहुत आफताब पैदा होंगे? क्राइम की घटना है, एक मुख्यमंत्री गुजरात आके उस घटना का जिक्र क्यों करता है भाई? देखिए जब अतिक्रमण देश की सीमा पर कोई एक देश करने का प्रयास करता है तो भारत सरकार अपनी सेना के पीछे खड़ी होती है, तभी मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। जब कोई भारत के अंदर हलचल पैदा करता है तभी घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का दम, जब पीछे सरकार सेना के खड़ी होती है, सेना हमारी ताकतवर है जी, तब किया जाता है। यही सेना थी, लेकिन शायद पीछे खड़े होने वाले नहीं थे 26/11 के बाद भी। यही सेना है पीछे खड़े, तो सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई और जो अतिक्रमण एक देश ने करने का प्रयास किया तो गलवान में उसको मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया। क्योंकि आपने सवाल सुना नहीं कि मुझे कहाँ दूसरे डायरेक्शन में लेके चले गए आप? तो मैं तो आफ्ताब पे पूछ रहा था कि आफ्ताब की बात करने की क्या जरूरत हो गई इसमें हेमंता बिस्व शर्मा को? वो दिल्ली के क्राइम की घटना का जिक्र, मतलब आप पे विपक्षी आरोप लगाते हैं कि ऐसा करके, ये दरअसल आप सारे बॉक्सेस टिक करते हो कि आप डेवलपमेंट की भी बात कर लो, सबकी बात कर लो, लेकिन हिंदू मुसलमान भी कर दो क्योंकि वो आपका कोर वोटर है। देखिए कांग्रेस के लोग कहते हैं कि सोमनाथ में उनको अल्लाह दिखता है, महादेव में अल्लाह दिखता है। ये भाषा कांग्रेसियों की तुष्टीकरण की राजनीति है। चुनाव आते ही एक वर्ग के वोट को अपनी ओर देखना शुरू कर देते हैं। हम तो 2014 में सत्ता में आए थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ काम किया। 3 करोड़ 22 लाख पक्के मकान दिए, हर घर को बिजली दी, हर घर को नल से जल देने की शुरुआत की, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया और 45 करोड़ बैंक खाते खोले, 220 करोड़ वैक्सीनेशन मुफ्त में कराई, 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज 2.5 साल तक मुफ्त में दिया। बगैर जाति धर्म पूछे सबका साथ, सबका विकास, गरीब का कल्याण, सबका साथ, सबका विकास, वो सब लास्ट में सबका प्रयास था। तो ये प्रयास ऐसा क्यों नहीं होता कि ये हिंदू मुसलमान न किया जाए? ऐसा प्रयास क्यों नहीं होता? ये सबके ही प्रयास है। और प्रयास कब होता है? जब सबका साथ दिया जाता है, सबका विकास किया जाता है, तभी तो सबका विश्वास जीता जाता है। फिर सबके प्रयासों से देश को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। आप चूंकि युवा मामलों के भी मंत्री हैं तो एक आध आखिरी सवाल करता हूं, चूंकि आपको सभाओं को अटेंड करना है और फ्लाइट भी पकड़नी है।
ये बताइए अनुराग जी, 27 सालों के शासन में 22 सालों तक 22 पेपर लीक हुए हैं। यहाँ लाखों परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। इस डेवलप्ड गुजरात में आप युवा मामलों के मंत्री हैं, उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो 8 लाख अभ्यर्थी होंगे? क्या लग रहा होगा उनको? जो भी संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी गई और आगे भी करनी चाहिए अगर ऐसा होता है तो, और सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा ना हो। इसमें तो कोई दो राय नहीं, कोई नहीं चाहता कि किसी, देखिए मोदी जी के आने के बाद क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको सुकेश जी क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारियों की जब नियुक्ति होती थी तो लोग उसमें प्रैक्टिकल के एग्जाम में जब इंटरव्यू करने आते थे तब उसके लिए ज्यादा नंबर रखते थे। मोदी जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि इतनी पारदर्शिता ले आए कि मेरिट के आधार पर क्लास 3 क्लास 4 की नियुक्तियां होंगी। ये आज तक देश में कोई नहीं कर पाया मोदी जी की सरकार ने। कि दूसरा, आपको अपने सर्टिफिकेट भी अटैच कराने के लिए जाना पड़ता था, अब सेल्फ अटेस्टेशन के अटैच करके दे दिए। ये हम लोग लाते हैं जी, और ये पारदर्शिता और जवाबदेही हमारी सरकारों ने तय की। नहीं तो इसी गुजरात में ये हुआ, इसलिए मैं इसलिए आपसे मैं कह सवाल रहा हूं पूछ रहा कि था यहीं पर कि ही- युवा आपसे अपेक्षा रखेंगे, आप युवा भी हैं, युवा मामलों के मंत्री भी हैं। युवाओं को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर न्याय कहीं मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और जो इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने में भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई संकोच नहीं करती है। और युवाओं का भविष्य के साथ देश का भविष्य जुड़ा। और मोदी जी तो युवाओं के लिए, देखिए स्टार्टअप्स, आपदा के समय भी 107 स्टार्टअप्स हमारी आज यूनिकॉर्न बनी हैं, जो कभी 2014 से पहले दुनिया के पहले कई देशों में नहीं आता था। दुनिया के पहले 3 देशों में स्टार्टअप नेशन आके भारत खड़ा हुआ है। चलिए ठीक है, 8 तारीख को नतीजे हैं, दोनों जगहों पे निगाहें होंगी। शायद आपकी हिमाचल पे ज्यादा होगी, तो हम हिमाचल को भी ट्रैक चुनाव करेंगे। बिल्कुल- और आपसे एक वादा ले लेते हैं कि 8 तारीख को आप चाहे हार जाएं या जीत जाएं, आप हमारे साथ होंगे। देखिए, चुनाव में हार जीत का फर्क नहीं पड़ता है, लोकतंत्र का हिस्सा है। कांग्रेस एक के बाद दूसरा चुनाव हार रही है तो क्या हुआ, लड़ तो रही है, लड़ रही है। लड़ना चाहिए। लेकिन वो बात अलग है राहुल- सुकेश राहुल- जी, राहुल कि गांधी की उनके तारीफ कर नेता रहे हैं। चुनाव में नहीं आ रहे, बेचारे कार्यकर्ता ही रह गए। तो मैं यही इसी पर आना चाहता था कि चुनाव लड़ तो रही है लेकिन आधे अधूरे मन से लड़ रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अनुराग जी। धन्यवाद। 8 तारीख को फिर से मुलाकात होगी आपसे। धन्यवाद। ये थे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर। होगी किसी और शख्सियत से मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।